नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये काफ़ी दिनों से नारा चल रहा है और आज हम इस नारे के पीछे की सच्चाई क्या है उसका विश्लेषण करेंगे और क्या ये अभी से शुरू हुआ है। इस नारे के जवाब में हमारे नेताओं ने क्या कहा आपको पता ही है, फिर भी हम बता दें। इस नारे के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। मायावती जी ने कहा कि बसपा के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहो, सुरक्षित आगे बढ़ो। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं चारों तरफ से आई हैं और शिवपाल यादव ने कहा कि ना कटेंगे ना बटेंगे, जो इस तरह की बात करते हैं वो बाद में पिटेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे नारे रहे और काउंटर में जो नारों का जवाब दिया गया तो वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटिकली वोट बैंक को अपने कन्विंस करने और साधने को लेकर के काउंटर अटैक रहा। लेकिन इस काउंटर अटैक में किसी भी नेता ने इस नारे के पीछे की असली साजिश क्या है उसका जिक्र नहीं किया और ना ही किसी भी जो विश्लेषण करता है मैंने नहीं देखा, न किसी न्यूज़ मीडिया ने इस विषय में बताया कि आखिर इस नारे के पीछे का भयानक जो सच है, जो भयानक षड्यंत्र है वो क्या है। क्या मुसलमान निशाना है या असली मकसद दलित पिछड़ों को बर्बाद करना है, इसके पीछे की असली साजिश क्या है। तो आज हम इसी पर पूरा बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आप सुनिएगा, सुना। अब आप मोदी जी का ये नारा भी सुन लीजिए कि सेफ रहें, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है। चलिए इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी का भी नारा सुन लीजिए और अब चंद्रशेखर का ये नारा देख लीजिए और अखिलेश यादव जी का ये नारा भी पढ़ लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इससे आगे पूरी कहानी, पूरा सच क्या है और हिंदू खतरे से हम बात करते हैं। आज देश में हिंदू खतरे में है, इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है। 400 साल तक मुग़लों ने देश पे शासन किया, हिंदू उस समय खतरे में नहीं था। 350 साल तक करीब ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने देश के ऊपर हुकूमत की, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था, क्योंकि जब मुग़लों ने हुकूमत की तो मुग़लों के साथ में समझौता करके अपनी हिस्सेदारी वहाँ तय कर ली गई। और यही नहीं, उनके साथ रोटी बेटी का पूरा संबंध किया गया और जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो अंग्रेज़ों के साथ भी अपने रिश्ते बना लिए गए और उनके साथ जो है उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता करके अपने उल्लू को सीधा किया जाता रहा। और यही नहीं, बादशाह अकबर को तो ब्राह्मणों ने शंकराचार्य के गोत्र का मुकुंद ब्राह्मण घोषित कर दिया। ये पूरा जो समझौता था ये मुग़लों के साथ में और अंग्रेज़ों के साथ में लगातार ये समझौते के तहत ये 800 साल तक मलाई खाते रहे। लेकिन 21वीं सदी, भारत की आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद जो लोग सदियों से बहुसंख्यक आबादी के ऊपर शोषण अत्याचार के जरिए, धार्मिक गुलामी के जरिए उनको मानसिक रूप से गुलाम बना करके
उनका दोहन करते आए थे, उन पर शासन सत्ता का सुख भोगते आए थे, उनकी मेहनत की अर्जित की हुई कमाई को धर्म के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर लूटते आए थे, जाति के नाम पर लूटते आए थे, उन लोगों के एकाएक धक्का लगा जब लोकतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ और राज सत्ता का चयन वोटों के द्वारा होना शुरू हुआ। अब वोटों में तो सर्वाधिक आबादी किसकी है? जो बहुसंख्यक है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है, वो 90% जो वोट है, जो राजा चुनने का अधिकार है, वो उसके हाथ में है। अब उसको गुलाम बनाने के लिए, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, उसको अधिकार वंचित रखने के लिए लगातार आज़ादी के पहले से ही आरएसएस ने अपने पासे बिछाना शुरू कर दिए थे और आज़ादी के बाद से लगातार ये चीज़ें चलती रही। जब मंडल कमीशन आया 90 के दशक में, तो उस समय भी आपने देखा कि पिछड़ों के बहुसंख्यक आबादी 60% देश की जो आबादी है, उसके हक अधिकारों के खिलाफ एक विशेष तबका और विशेष तबके के नेता, जिसके अगुआ लाल कृष्ण अडवाणी थे, कमंडल रथ लेकर के निकल पड़े और भीषण संहार हुआ। आखिर बटोगे तो कटोगे, एक हैं सेफ हैं कि पीछे की असल कहानी क्या है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। 25 अगस्त 2022 को मुरहू मधेपुरा बिहार से एक यात्रा शुरू हुई थी, जिसका नाम था मंडल यात्रा, मंडल रथ यात्रा। और जिस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था देश भर में सभी जातियों की जनगणना, जातीय जनगणना और जातीय आंकड़ों के अनुसार उनको हिस्सेदारी मिले, इस मुहिम की शुरुआत की और जिसको लेकर के हमने 18 महीने तक लगातार कार्यक्रम को चलाया। और उसी यात्रा के तत्काल 2-3 महीने बाद अगस्त में हमने शुरुआत की 2022 में मंडल यात्रा के काउंटर में नवंबर 2022 में एक भिक्षा यात्रा शुरू हुई। भिक्षा यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। भिक्षा यात्रा का नेतृत्व किया दीपांकर स्वामी ने और भिक्षा यात्रा का सीधा स्लोगन रहता था कि जातियों में नहीं बटेंगे, जातियों में बांटने वाले हमारे दुश्मन हैं, और या जो जाति गणना की बात कर रहे हैं वो हमें बांटना चाहते हैं। हम सभी एक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं और हम जाति में नहीं बटेंगे। तो ये काउंटर के रूप में यात्रा नवंबर में शुरू हुई। अब चूंकि हम जिस कम्युनिटी की, जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी आबादी 60% थी, हालांकि हमने शुरुआत लड़ाई नहीं की, इस लड़ाई की शुरुआत तो बहुत पहले, हमसे पहले भी हमारे तमाम महापुरुषों ने, समाज के लोगों ने, संगठनों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन हाँ, उसी कड़ी में हम भी आगे बढ़े और जब हम उस कड़ी में आगे बढ़े, ये हमारी तीसरी यात्रा थी। तो इस यात्रा में हमें तो हमारे समाज का सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते हम 18 महीने तक तो जैसे तैसे अपनी यात्रा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार करने के बाद में 17 फरवरी 2024 को किसी तरीके से संपन्न किए 7-8 लाख के कर्जे में जाने के बाद, जिसके नोटिस आज भी आ रहे हैं, आप मैं वीडियो में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन दीपांकर स्वामी को बीजेपी, आरएसएस और सवर्ण मीडिया थी, उसने पूरा सपोर्ट किया। हमें तो बहुजन मीडिया का भी सपोर्ट नहीं मिला। ले दे करके नेशनल दस्तक हमारी खबरें चलाता रहा, या 1-2 बीच में और जो युवा साथी हैं उन्होंने अपने शुरुआत किया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कभी कभार मिल गए तो या लाइव इंटरव्यू कर लिया, तो लगातार उसको प्रमोट करने का काम किया। सवर्णों ने, बीजेपी, आरएसएस ने फंड किया और दलित पिछड़ों के गांव में यात्रा का कार्यक्रम दीपांकर स्वामी का लगाया गया और वहाँ पर जो है उनको ये शपथ दिलाएगी, कसम दिलाएगी कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। इस तरीके की ये शुरुआत वहाँ से होती है और ये धीरे धीरे चलते हुए आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में वो खुद बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद एक कल परसों की एक जनसभा में
स्वयं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब खेल ये यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये पूरा लगातार नैरेटिव चलता है। आप वीडियो देखिएगा, ये कनाडा का है, हिंदू महासभा वहाँ पर यही नारा लगा रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। पूरे देश के अंदर एक और ये महिला का वीडियो देखिए, सुनिएगा। पूरे देश में ये सुनियोजित तरीके से पिछले 3-4 साल से चल रहा था और ये पूरा प्रोपेगेंडा किसके काउंटर में है, क्या अभी आप समझ पाए हैं? ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये पूरा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। ये पूरा प्रोपेगेंडा जाति जनगणना के मुहिम आंदोलन का दमन करने के लिए रचा गया है। अब जो है इसी प्रोपेगेंडा के तहत दो और बाबा आगे आए हैं जो पूरे देश में यात्रा निकालेंगे। एक तो पदयात्रा निकालेगा बागेश्वर वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पदयात्रा निकालेंगे, और देवकी नंदन ठाकुर जो एक यात्रा निकालेंगे। और दोनों की जो यात्रा है उस यात्रा का नाम है सनातन धर्म एकता यात्रा, यानी कि सनातन धर्म एकता यात्रा पूरे देश में धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा के रूप में निकालने जा रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर अपने दूसरे अन्य नॉर्मल तरीके से बहाने या किसी अन्य रूप से निकालने जा रहे हैं। इन दोनों का मकसद जो है और कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है, जो जाति की बात करता है, जाति जनगणना की बात करता है, तुम्हारे जातीय है और वर्गीय हित की बात करता है, वो कट्टरपंथी है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, फला फला पार्टियों का एजेंट है। और ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी खड़े नहीं होने देना है, हमें किसी भी हाल में जाति के झांसे में नहीं आना है। जाति तोड़ो, हिंदू जोड़ो, हम सब एक हैं। और इस तरीके की सख्त लगातार लोगों को दिलाने के कार्यक्रम के साथ में ये जो यात्रा है देवकी नंदन ठाकुर की और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, ये आगे बढ़ेगी। अब इस फील्ड में 3 बाबा उतर चुकेंगे होंगे। एक बाबा दीपांकर स्वामी जो मंडल यात्रा के 3 महीने बाद से ही जाति जनगणना के काउंटर में भिक्षा यात्रा लेकर के घूम रहे हैं, और 2 और नए बाबा जो जाति जनगणना के काउंटर में सनातन धर्म एकता यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जो दूसरे हैं देवकी नंदन ठाकुर, ये निकालने जा रहे हैं। हिंदू खतरे में है, तो फिर हिंदू धर्म ध्वजवाहक 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या वो हिंदुओं की रक्षा करने में असफल रहे? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, और एक प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 80 से ज़्यादा अधिकारी, MP, MLA सब हिंदू, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। असल में खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में अगर कुछ है तो वो है दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का हक और अधिकार। ये हिंदू एकता की आड़ में दलित पिछड़ों का हक अधिकार लूटने का एक नया जाल फेंक रहे हैं। जिस तरीके से मंडल आंदोलन की खिलाफत में कमंडल रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण अडवाणी ने किया, मोदी जी उस रथ यात्रा के सहयोगी हुए और उस रथ यात्रा का पहिया जहां जहां से गुजरा वहां वहां दलित पिछड़ों का नरसंहार हुआ। वो एक खूनी रथ था, उसके पहिए खून की लकीरें खींचते हुए बढ़ते चले गए, जिसको बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका और लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार किया। पूरे देश के सवर्ण मंडल कमीशन के विरोध में सड़कों पर उतर पड़े थे। आज भी जो हिंदू एकता की बात करते हैं, जब आप अपने आरक्षण की बात करो, जब आप अपने अधिकार की बात करो, तो वही लोग सबसे पहले आकर के विरोध करते हैं।
वही लोग जाति आधार पर भेदभाव करते हैं। चाहे दलित को मूंछ रखने पर मारना हो, चाहे घोड़ी चढ़ने पर उसकी हत्या करना हो, चाहे मंदिर में घुसने पर पीटना हो, चाहे किसी को छू जाने पर अछूत वाला व्यवहार करना हो, गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र खुद को करना हो, चाहे अपने ही हिंदू भाइयों को अंत्यज और शूद्र की श्रेणी में घोषित करना हो, उनको जाति उपजाति में बांटना हो, ये सारा जो काम है वो उन्हीं लोगों का है जो कथित हिंदू एकता के ठेकेदार हैं। यही लोग सर्वाधिक जातीय भेद करते हैं, यही लोग हिंदुओं को बांटने का काम किए हैं। इन्हीं के पुरखों ने हिंदुओं को सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख जाति उपजाति गोत्रों में बांटने का काम किया है। क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, खान पान रहन सहन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कपड़ों के आधार पर अगर किसी ने हिंदुओं को बांटा है तो इन्हीं तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, कथित उच्च जाति के सवर्णों ने, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। असल में ये आपको सेफ रखने का प्लान नहीं है, ये पूरा प्लान है सेफ तरीके से आपके अधिकारों, आपके संविधान प्रदत्त अधिकारों, आपके आरक्षण और आपकी जो जमीनें हैं, आपके जो राइट्स हैं, उनको निगल जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये पूरा खेल है इस बटेंगे और कटेंगे के नारे के पीछे का। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि असल खेल क्या है। और अगर आप समझ गए हैं तो हर एक ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, किसान, कमेरा, वंचित समाज के व्यक्ति को ये बात समझाने के लिए वीडियो भेजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले कि असल में बटेंगे तो कटेंगे के पीछे का मकसद कुछ और है। असल में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये पूरा खेल है। मुसलमानों पर निगाहें हैं, लेकिन निशाना अगर कोई है तो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इनका असली निशाना, असली टारगेट है। आशा करता हूं आप हमारी बात को समझ गए होंगे और इत्तेफाक भी रखते होंगे। तो धन्यवाद।